हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। सेट 1 ये फर्स्ट सेट है, तो इसके मैं और भी वीडियो डालूंगा। उसके लिए आपको मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, उसमें आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले मैं कुछ वीडियो फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डाल चुके हैं। थ्योरी के ऑलरेडी मैं पहले से डाल रहा था, तो आप वो जरूर देख लें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टैंड एनर्जी इज द, मतलब पूछ रहा है स्टैंड एनर्जी क्या होती है। तो अगर हमें स्टैंड एनर्जी की डेफिनेशन अगर मालूम होगी तो हम इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो चूज कर लेंगे। तो पहले स्टैंड एनर्जी की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसा मैंने लिख रखा है, स्टैंड एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन स्टैंड विद इन अ इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? जब भी किसी बॉडी पे अपन लोड लगाते हैं तो डिफॉर्म होती है। अगर हम लोड को हटा लें तो वह अपनी ओरिजिनल अवस्था में रिटर्न आ जाती है, इसे इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो इस ड्यूरेशन में जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के अंदर उसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो जो जो लिखा है विथ इन इलास्टिक लिमिट, तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में मिला है एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन स्टैंड विथ इन इलास्टिक लिमिट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए। इस तरह राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्टिकल कॉलम हैज टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक वर्टिकल कॉलम है जिसमें टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्सेस एक्स एक्स डायरेक्शन में, आई वाई बाई डायरेक्शन में। द कॉलम विल टेंड टू वक्ल इन द डायरेक्शन ऑफ, कॉलम वक्ल होगा तो किस डायरेक्शन में होगा पूछ रहा है। इस तरह चार ऑप्शन दिए, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ लोड। तो इस तरह पहले डिस्कशन देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की टेंडेंसी है टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सीलरेशन, उसको क्या करती है? रेजिस्ट करती है। बकलिंग मींस होता है बॉडी लीडिंग टुवर्ड्स अ फेलर मोड। बकलिंग हो रही मतलब क्या है? वो फेलर मोड की ओर बढ़ रही है। अब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्ट दिस बकलिंग, वो क्या करता है? इस बकलिंग को रेजिस्ट करता है मैक्सिमम मोमेंट पे, बिकॉज इट इज द टेंडेंसी, जो उसकी टेंडेंसी होती है। सो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली लीड्स टू बकलिंग है। किसको बकलिंग, कौन सा लीड कौन करता है? मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह इसका जो आंसर होना चाहिए इसके एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग डी, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अ बीम इज दैट एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस। कह रहा है न्यूट्रल एक्सिस, जो क्रॉस सेक्शन है उसका न्यूट्रल एक्सिस पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कितना रहता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है? मिनिमम, मैक्सिमम, इन्फिनिट और जीरो। तो सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस होती क्या उसको समझ लेते हैं। ऐसा लिखा हुआ है द न्यूट्रल एक्सिस इज एन एक्सिस, कैसी एक्सिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम or shaft along which there are no longitudinal stress or strain from static a movement consist of equal and opposite force। वहां पर equal and opposite force लगते हैं। therefore the total amount of force across the cross section must be zero। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्रॉस सेक्शन जीरो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड ओनली फॉर, यूलर्स फॉर्मूला है किस कॉलम के लिए गुड है? तो ये ऑप्शन दिए। इसके अलावा पहले यूलर्स फॉर्मूला को समझ लेते हैं क्या होता है। क्या होता है यूलर्स फॉर्मूला? कॉलम्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। कॉलम्स जो रहता है यूलर्स फॉर्मूला, कॉलम्स के लिए कुछ उसके एजम्पशन रहते हैं। जो एजम्पशन कौन से रहते हैं? कॉलम इज अ वेरी लॉन्ग इज प्रोपोर्शन टू इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। वेरी लॉन्ग होना चाहिए किसके प्रोपोर्शन में? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट, कॉलम कैसे? एकदम इनिशियली स्ट्रेट होना चाहिए। एंड द कंप्रेसिव लोड इज अप्लाइड एक्सेली, और जो कंप्रेसिव लोड कैसा होना चाहिए? अप्लाइड एक्सेली। तो इसमें जो कॉलम है कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग कॉलम। तो इसका जो आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल्किंग इन अ रिवेटेड जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट। जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो रिवेटेड जॉइंट है उसके लिए जो वर्ड आता है कॉल्किंग, एक क्या क्या शो कराता है, क्या मतलब इसका? तो इसमें से कुछ ऑप्शन दिए, इसका पहले अपन मतलब समझ लेते हैं क्या था। कॉल्किंग इज बोथ द प्रोसेस एंड मटेरियल आल्सो कॉल्ड सीलेंट टू सील जॉइंट, है ना? जो सील जॉइंट करते हैं किसी जॉइंट में उसके बोला। और सीम्स इन वेरियस स्ट्रक्चर एंड सम टाइप्स ऑफ पाइपिंग, जो पाइपिंग जॉइंट करते हैं या जो सील करते हैं अपन, है ना? जो क्या कहता है? कॉल्किंग इज आल्सो द
term to describe the process used to make riveted iron और steel ships. जो आयरन में रिवेटेड को बनाना आयरन के और स्टील शिप्स एंड बॉयलर्स वाटर टाइट और स्टीम टाइट है कॉल्किंग और बोल सकते हैं इसको. इट इज यूज टू ऑब्टेन लीक प्रूफ जॉइंट्स. किसके लिए यूज किया जाता है? लीक प्रूफ जॉइंट. जो अपन ने जो प्रोसेस बताई इसमें, ठीक है, उस वर्ड को यहाँ पर क्या बोलते हैं? कॉल्किंग. तो इसका जो आ रहा है क्या? लीक प्रूफ जॉइंट. तो इसमें आंसर कर देंगे डी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड. एक 5 mm का स्टील बार उसको हीटेड किया जाता कहाँ से? 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक. एंड इट इज फ्री टू एक्सपेंड. उसको फ्री एक्सपेंड किया जाता है. द बार विल बी इंड्यूस. उसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? तो ये ऑप्शन दिए. इसके अलावा इसको समझ लेते हैं पहले तो इसकी थ्योरी, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा. स्ट्रेस इज नथिंग बट द रेजिस्टिंग फोर्स. जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की डेफिनेशन है रेजिस्टिंग फोर्स सिंस ड्यू टू टेम्परेचर राइज. बॉडी, किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, विल एक्सपेंड एंड इफ दिस एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो एक्सपेंशन है इज रेस्ट्रिक्टेड देन ओनली रेजिस्टिंग स्ट्रेस. या फिर थर्मल, इसमें टेम्परेचर की बात करें तो कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा? थर्मल स्ट्रेस विल कम इनटू प्लेस सिंस एक्सपेंशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड. दैट्स व्हाई नो स्ट्रेस अकरिंग. इसमें क्या होता है? नो स्ट्रेस इज अकरिंग. कोई भी स्ट्रेस नहीं होगी. तो इसका जो आंसर हो जाएगा नो स्ट्रेस, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल दिया. बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस इतना हो गया मेगा पास्कल ऑन अ प्लेन एंड अनदर टेंसाइल स्ट्रेस इतना एक राइट एंगल्स पे टू द फॉर्मा. इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस इतना दिया. सो द प्लेन द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग. तो हम जानते हैं रिजल्टेड टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? जो क्या हो जाएगा? जो टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरे प्लेन पे परपेंडिकुलर एक्स और वाई बाई 1/2 एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ऐसा है ना. तो इतना आ जाएगा. शियर स्ट्रेस है जो दिया है तो क्या हो जाएगा? यू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का जानते 1/2 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होता है. 1/रूट के अंदर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जो हमारा टाउ होता है जिसे शियर स्ट्रेस बोलते हैं उसका स्क्वायर. तो इस तरह ये फॉर्मूले में पुट करके ये जो आंसर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? डी, 1400 मेगा पास्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया. टू शाफ्ट्स ए एंड बी ट्रांसमिट द सेम पावर. दो शाफ्ट हैं, दोनों ही पावर कैसी? सेम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं. द स्पीड ऑफ शाफ्ट ए की स्पीड 250 आरपीएम एंड दैट शाफ्ट बी इज 300 आरपीएम. शाफ्ट बी की कितनी? 300 आरपीएम. द शाफ्ट बी हैज द ग्रेटर डायमीटर. पूछ रहा है कि शाफ्ट बी का ग्रेटर डायमीटर होगा? नहीं. स्पीड ऑफ शाफ्ट एंड इट्स डायमीटर बोथ आर इनवर्सली डिपेंड्स ऑन, सो लेस डायमीटर हैव मोर स्पीड. क्या हो जाएगा? लेस डायमीटर हैज मोर स्पीड. इस तरह जो ग्रेटर डायमीटर वो गलत लिखा है यहाँ पर, लेस डायमीटर होना चाहिए. तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स. तो आंसर होना चाहिए बी. A thick cylindrical shell having RO and RI has outer or inner radii is subjected to an internal pressure P. The maximum tangential stress at the inner surface of the shell. जो मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो इनर सरफेस पे कितना हुआ? तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ, यहाँ डेरिवेशन तो नहीं बता सकता हूँ. तो जिसका आंसर होगा ए. जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, ये राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी. किसी बॉडी में जो स्ट्रेस व्हेन सडनली अप्लाइड हो, जब सडनली लोड अप्लाइड हो रहा है तो क्या होगा? द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली. तो जब दोनों इस तरह उसे हो रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा? तो पूछ रहा है. पहले हम ग्रेजुअल लोड और सडनली लोड को एक्सप्लेन कर देते हैं. ग्रेजुअल लोड क्या होता है? द मैक्सिमम स्ट्रेस सेटअप इन द बार इज इक्वल टू द लोड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सडनली लोड क्या होता है? द मैक्सिमम स्ट्रेस सेटअप इन द बॉडी इज इक्वल टू ट्वाइस दैट इन द केस ऑफ ग्रेजुअली लोडिंग. तो जो इसका जो आंसर होगा सी.
जो मैंने सेकंड सडन जो सडन लोडिंग की डिफिनेशन बताई है, द मैक्सिमम स्ट्रेस सेटअप इन द बॉडी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस सेटअप होते हैं बॉडी के अंदर इज इक्वल टू द ट्वाइस दैट इन द केस ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग, जो ग्रेजुअल लोडिंग में सेटअप होते हैं उसके ट्वाइस। तो जो आंसर हो जाएगा सी, ट्वाइस। नेक्स्ट दिया बीम दिया है कि फोर ऑफ बीम सो इट फिगर, जो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछना। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतना जो बता रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि ये राइट है या गलत है इस बीम के अकॉर्डिंग। तो जो हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखें इस बीम के लिए तो हो जाएगा WL/48 EI। तो अगर इससे इसको मैच कराएं तो हमारा जो आंसर है ये गलत है, तो यहाँ पर लगा देंगे फॉल्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिलेंडर रेशो ऑफ अ कॉलम इज 100 देन इट इज सेड टू बी, अगर किसी कॉलम का सिलेंडर रेशो 100 है तो उस कॉलम को क्या बोलते हैं। तो हमने पहले तीनों की डेफिनेशन बता दूं। सिलेंडर रेशो ऑफ अ लॉन्ग कॉलम के लिए सिलेंडर रेशो होता है मोर देन 120, 120 से ज्यादा अगर सिलेंडर रेशो है तो उसे लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। सिलेंडर रेशो ऑफ मीडियम कॉलम के लिए सिलेंडर रेशो होता है 32 से 120 के बीच में, और सिलेंडर रेशो फॉर शॉर्ट कॉलम के लिए होता है 32 से कम या 32। तो इसके लिए हम इसमें देख रहा है कि 32 से 120 के बीच में आ रहा है 100, तो हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए मीडियम कॉलम, तो आंसर होगा बी। अब मैसोनरी डैम में फेल ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो इसके कुछ एजम्पशन होते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। टेंशन इन मैसोनरी ऑफ द डैम एंड इट्स बेस, ओवर टर्निंग ऑफ द डैम, क्रूसिंग ऑफ मैसोनरी एट द बेस ऑफ द डैम। जो तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं, जो हमारे एजम्पशन है, वो तीनों ही फेल होने के वजह इसमें मिल रहे हैं। तो इसका जो अगर यहाँ पर ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दी, तो अपन उसको टिक करते हैं, एनी ऑफ द एबव, उनमें से क्यों ये, तो आंसर डी ही दोनों ही ऑप्शन में होता है, तो आंसर डी हो जाएगा, कोई भी ऊपर का, है ना, क्योंकि इसके एजम्पशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट crashing of masonry at the base of the dam, the maximum stress should be, maximum stress पूछ रहा है, जो बेस ऑफ द डैम है वहां पर इक्वल लगेगा, लेस लगेगा, मोर लगेगा, तो द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द सॉइल, कौन सा, तो क्या जानते हैं अपन, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन द बेस शुड लेस देन द परमिसिबल एलाउबल स्ट्रेस, है ना। जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं किन पे, इन द बेस, कैसा होता है, लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस एलाउबल, देन ओनली इट कैन विथस्टैंड, अदरवाइज इट विल फेल, अदरवाइज क्या होता है, फेल होता है। तो जो आंसर क्या होगा यहाँ पर, लेस की बात कर रहा तो बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस as a result of which the body tend to reduce its length, the stress and strain induced in the compressive। तो जो पूछा स्टेटमेंट जो दिया कंप्रेशन जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की, तो वो क्या ये सही है या गलत है। तो हम बता दें कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है किसी बॉडी में अपन पुशेस लोड ही लगाते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी की लेंथ कम होती है, उसका एरिया इंक्रीज होता है ना। तो वो क्या होता है, कंप्रेसिव लोड। तो यहाँ पर कंप्रेसिव लोड की जो डेफिनेशन सही दी है उसने, अपोजिट फोर्स दोनों लगते हैं एक दूसरे को, बॉडी को पुश करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं, उसका जो एरिया क्या होता है, कम होता है, और नहीं लेंथ कम होती है और एरिया बढ़ता है, ये देख रहा है, रिड्यूस इट्स लेंथ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होंगे, कंप्रेसिव, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट on a beam is the algebraic sum of the all the moment on either side of the, जो हमारी डेफिनेशन है मोमेंट की उसके अकॉर्डिंग, ये हमने डेफिनेशन भी नीचे लिख दी है, बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट ऑन अ बीम इज द algebraic sum of all the moment on either side of a point, ठीक है। तो इसका जो आंसर सिंपल सा ये हो जाएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द होल दैट कैन बी punched from a plate of maximum shear stress 1/4, shear stress कितना, 1/4 of its maximum crushing stress of punch is equal to, किसके इक्वल होगा, T 2T 4T 80। तो हमने जो कोशिश की निकालने की shear stress हम जानते हैं ये होता है π/4 इंटू पी डी की डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर, है ना, पी के बटे, तो 2/4 ऊपर पहुंच जाएगा, इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। क्रशिंग स्ट्रेस क्या हो जाता है, P/dt, सो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस जो गिवन है, इस तरह इसमें जो यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो वैल्यू पुट करेंगे सारी जो इसमें दिया है 1/4 के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, 40/4 आएगा, 40/4 आएगा। तो इस तरह जो आंसर होना चाहिए इसका सी 40, इसका आंसर होगा सी, ठीक है।
इस तरह ये आंसर हो गया, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, दो क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, ए एंड बी आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट बट द, मतलब दोनों ही ऑल रिस्पेक्ट में कैसे इक्वल है, टर्म्स ऑफ स्प्रिंग ए इज हाफ दैट ऑफ स्प्रिंग बी, बी की तुलना में ये क्या हाफ टर्न्स है। द रेशो ऑफ डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग ए टू बी स्प्रिंग बी, तो इसका आंसर होगा सी 1/2 हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, और ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है स्ट्रेन की। स्ट्रेन अपन जानते हैं क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब होता है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो हो जाएगा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होती है क्या होती है, स्ट्रेन, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। वैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन था, तो अब हम जानते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, बिकॉज डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन डायमेंशन, सो द रेशो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। Here dimension is length, so deform means change in length over original length, जो मैंने अभी समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द a thin cylindrical cell of diameter dA, thickness TA is subjected to an internal pressure P. The ratio of longitudinal strain to volumetric, तो longitudinal strain और volumetric strain कितना होगा, इसके डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, डेरिवेशन में थोड़ा सा कोशिश की है, तो वैसे तो ये इसका आंसर होना चाहिए, सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, है ना, इसका आंसर होगा डी m-2/5m-4, जिस तरह निकाला मैंने कोशिश की मैं दिखा देता हूँ आपको, है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है। अब दोनों का एक दूसरे को पुट कर देंगे, रेशो निकालना है इसका, अब एक दूसरे को सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट तक, तो m-2/5m-4 आ जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है, दोनों को एक दूसरे के रेशो में रख के सॉल्व करके आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टोर्सन इक्वेशन, जो टोर्सन इक्वेशन है टी वाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर सी थीटा बाई एल, द टर्न जे वाई आर इज कॉल्ड, जो जे वाई आर है इसको क्या बोलते हैं, जे वाला जो ये वाला बीच का टर्म इसको क्या बोलते हैं, तो जिसको है जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जे बटे आर इज द पोलर मॉडुलस। याद रखें जे क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जे बटे आर क्या होता है, पोलर मॉडुलस। तो जो इसका आंसर होना चाहिए सी, पोलर मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड रीसेटर्स आर यूज टू, जो वर्ड है स्टैंड रीसेटर्स इसके लिए यूज किया था, तो लिखा है इट यूज टू मेजर लीनियर स्टैंड एंड इट कैन मेजर द स्टैंड इज ओनली वन डायरेक्शन। जो हमने कुछ डिस्कशन दिया है इसका, मेजर कैसी, ओनली लीनियर डायरेक्शन, लीनियर स्टैंड और ओनली स्टैंड वन डायरेक्शन। तो जो लीनियर स्टैंड किस में दिख रहा है, मेजर शियर स्टैंड, मेजर लीनियर स्टैंड, तो लीनियर स्टैंड किस में, ऑप्शन बी में, तो जो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, मेजर लीनियर स्ट्रेन। इस तरह इसका आंसर हो गया बी, मेजर लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी, जो सॉलिड शाफ्ट के द्वारा कितना टॉर्क ट्रांसमिटेड होता है उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, टाउ क्या है, मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस। तो जो इसका जो हमने इस तरह हमने कोशिश की निकालने की, क्योंकि ये शॉर्टकट में निकाल दिया मैंने, टी वाई जे होता है, जो टॉर्सन इक्वेशन के अकॉर्डिंग से देखा जाए अपन टी इक्वल टू निकालना है, तो अपन जो वैल्यू होती हैं सारी, ये टाउ की जे की, ठीक है, आर क्या होता है, ये सबकी वैल्यू आर क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है dy/2 होता है। इस तरह ये वैल्यू पुट करके निकालेंगे, जो आंसर आएगा टी इक्वल टू पी, क्या होता है, जो हमारा इंटेंसिटी प्रेशर है, तो ये होता है जो जिस तरह दिखाया, तो ये आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, π/16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3, तो आंसर हो गया बी, π/16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3, जो टॉर्क है ट्रांसमिट बाय सॉलिड शाफ्ट की, सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर आएगा उसका डी दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रेक्टेंगुलर वीवे इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप ऑन द, तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव डेवलप होते हैं बॉटम लेयर पे, तो इसको याद रखें क्वेश्चन को, जो मैक्सिमम कंप्रेसिव डेवलप कहाँ होते हैं, किसी भी रेक्टेंगुलर बीम में अगर ट्रांसवर्सली लोडेड है तो हो जाएगी कहाँ, बॉटम लेयर पे, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट ये बीम दी हुई है, पूरा बीम, सो इतना का डब्ल्यू इज अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ द बीम, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है, इसमें क्या होगा, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इसका होगा, क्योंकि इसमें डेरिवेशन निकाल के नहीं दिखा सकते, तो इसका डायरेक्ट आंसर है WL/48 EI, जो होगा राइट आंसर होगा ए।
इसका जो आंसर हो गया ए। फ्रेंड्स ये आज कुछ क्वेश्चन थे, पहला पार्ट लेके आया था मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसको आप देख लें। इसके अलावा मैं आगे और वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, ऑब्जेक्टिव के नाम से, तो उसमें आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।